उसका किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक प्लेन को दिखाते हुए जो पृथ्वी पर मौजूद आर्कटिक प्लेन में मौजूद उन पायरेट्स की डायरेक्शन आर्कटिक के एकदम कॉर्नर से होती है, यानी वो उस जगह के आगे नहीं बल्कि साइड से जा रहे थे। लेकिन अचानक उनके प्लेन में कुछ खराबी आई जिससे कि वो अपना संतुलन एकदम से बना ही नहीं पाए और अब प्लेन को ठंडे पानी में गिराने के बजाय वो बर्फ की तरफ मोड़ लेते हैं, यानी आर्कटिक के और भी ज्यादा अंदर की तरफ। तुरंत ही उनका प्लेन बड़े बड़े बर्फ के ऊपर जाकर क्रैश लैंड हो गया और जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे उन्हें काफी ज्यादा चोट भी आई थी। अच्छी बात हुई कि कोई मरा नहीं, लेकिन जिस जगह पर वो लोग फंस चुके हैं वो किसी मौत से कम वाली जगह नहीं है। सबसे थैंकफुल वाली बात ये होती है कि वो आर्कटिक के एकदम बीचों बीच नहीं फंसे, क्योंकि ऑब्वियसली उस जगह पर सबसे ज्यादा ठंडी होती है और उनकी नाजुक बॉडी तो 1 मिनट में वहाँ पर बर्फ में बदल जाती है। अब जैसे तैसे कुछ लोग जो कि प्लेन में थे वो बाहर निकलते हैं और आसपास दूर दूर तक सिर्फ बर्फ और पानी देखते हैं। उन्हें पता था कि वो बुरी तरीके से फंस चुके हैं जहाँ निकला नहीं जा सकता। अब उन लोगों में एमेंडसन नाम का एक आदमी होता है जो अपने साथियों को काफी सीरियसली देख रहा था। उसके मन में कुछ बातें चल रही थी जैसे कि सारी होप्स एकदम से खत्म हो चुकी है, पर एमेंडसन डिसाइड करता है कि वो आगे बढ़ेगा, यानी कि आर्कटिक की सबसे ठंडी वाली जगह पर। अब ऐसा क्यों है, इसके लिए हमें नॉर्वे में मौजूद एक आदमी को दिखाया गया जो एक्चुअल में एमेंडसन का भाई था और उसका नाम लियो होता है। लियो चोरी चुपके किसी के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो अंदर गया कुछ छानबीन करने के लिए, तभी अचानक उस घर की लेडी ने उसके ऊपर हमला कर दिया। वो लेडी लियो को बहुत ज्यादा मारती है, लेकिन लियो ने उससे बताया कि वो यहाँ पर चोरी करने नहीं आया है, वो तो एक्चुअल में एमेंडसन का भाई है। ये सुनते ही वो लेडी जिसका नाम बेस होता है वो रुक जाती है। लियो तो सिर्फ बेस से थोड़ी पूछताछ करना चाहता था। बाद में ये पता चला कि बेस कोई और नहीं बल्कि एमेंडसन की गर्लफ्रेंड थी और एमेंडसन मोस्ट ऑफ द टाइम बेस के साथ ही गुजारा करता था। दोनों एक साथ बैठ जाते हैं और लियो कई सारी चीजें पूछने लगा। लियो यहाँ पर बताता है कि मेरा भाई गायब हो चुका है। कईयों को लगता है कि उसने अपना प्लेन जानबूझ के अंटार्कटिक की तरफ मोड़ा ताकि वो पहला इंसान बन जाए जिसने की दुनिया की सबसे ठंडी जगह पर सरवाइव किया है। कई लोगों का मानना तो ये भी है कि एमेंडसन मर चुका है और वो तो सिर्फ एक पागल था जो एकदम बेकार की चीजें करता। लेकिन उसके भाई लियो को पता है कि ये पागलपन नहीं बल्कि उसका सपना था। एमेंडसन बचपन से ही इस तरीके की सोच रखने वाला इंसान है। एमेंडसन और लियो जब छोटे हुआ करते थे तो उनके फादर उन्हें कई सारी कहानियां सुनाया करते। उन्होंने पृथ्वी में मौजूद नॉर्थ और साउथ पोल के बारे में बताया जहाँ सबसे ज्यादा ठंड होती है और अभी तक कोई भी इंसान वहाँ पहुँच नहीं पाया है। वहाँ पर कितने बड़े खतरे मंडराते हैं और टेम्परेचर कितना नीचे जाता है इसके बारे में सभी जानते थे और यही रीजन था कि कोई जाता नहीं। लेकिन अलग अलग कहानियों की वजह से एमेंडसन के दिमाग में एक विजन क्रिएट हो गया था। नॉर्थ और साउथ पोल उसके दिमाग में एकदम बैठ से गए थे। वो सच में वहाँ पर जाकर कभी न कभी एक्सप्लोर करना चाहता था। उसने तो उन चीजों के बारे में काफी स्टडी भी करना स्टार्ट कर दिया। उठते बैठते वो सिर्फ एक ही सपना देखता कि वो नॉर्थ और साउथ पोल को एक्सप्लोर कर रहा है। उसकी ये सारी इच्छाएं तब ज्यादा बढ़ गई जब नॉर्वे का एक वैज्ञानिक एक नई खोज करके आता है और नए नए प्लेसेस ढूंढता है। नेशन के सभी लोग उस आदमी को ग्रीटिंग करने के लिए बंदरगाह पर भी आए थे और जिस तरीके से उसका स्वागत किया जा रहा था एमेंडसन तो खुश हो जाता है। उसे भी आखिरकार इस तरीके का रिकॉग्निशन चाहिए था और उस समय शायद उसके अंदर भी एक जिज्ञासा पनप उठी जो होती है दुनिया की सबसे ठंडी जगह पर जाना, यानी नॉर्थ और साउथ पोल पर। उस मोमेंट के बाद से ही एमेंडसन ने अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया, यानी वो बर्फ वाले पानी में अपने बॉडी को डाल देता ताकि उसकी बॉडी उस खतरनाक माहौल में ढल सके। वो देर तक सांस रोके रखता क्योंकि ये इमरजेंसी कंडीशन भी आ सकती है। उसने हर एक चीजें पूरी प्लानिंग के हिसाब से की जैसे वो कुछ समय बाद उस खतरनाक मिशन पर जाएगा ही। पर ये कहना तो एकदम जाहिर है कि जो भी वहाँ पर गया आज तक जिंदा वापस लौट कर नहीं आया। लेकिन अब एमेंडसन और उसकी फैमिली के साथ एक दुखद घटना हो गई। उसके फादर जो एक बहुत ही बड़े एक्सप्लोरर थे वो एक मिशन के दौरान मारे गए। उनका जहाज पानी में डूब गया और उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिली। सबको यही लगने लगा था कि वो मर चुके हैं। इस बात से लियो और एमेंडसन दोनों ही टूट गए क्योंकि एक फादर ही थे जो उन्हें मोटिवेट करते इन मिशन पर जाने के लिए। धीरे धीरे करके उनकी मदर की भी तबीयत खराब रहने लगी और वो भी चल बसी, यानी अब फैमिली के अंदर यही दोनों भाई बचे हुए हैं। लेकिन इन सारी चीजों की वजह से एमेंडसन के मन में नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एक्सप्लोर करने की जिज्ञासा बिल्कुल भी कम नहीं हुई। उसे अभी भी क्लियरली पता था कि उसे क्या करना है।
तो इसीलिए सालों तक उसने कड़ी मेहनत की। अब एक दिन एमंडसन और लियो आर्कटिक जाने से पहले एक छोटी बर्फ वाली जगह पर जाते हैं। वो इन चीजों का यूज अपने प्रैक्टिस के लिए करते थे कि दुनिया की सबसे ठंडी वाली जगह पर वो कैसे सरवाइव कर पाएंगे। अब लियो और एमंडसन जब उस बर्फीली जगह पर चलने लगे तो काफी बर्फीली हवाएं बहने लगती हैं। इस वजह से उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और वो रास्ता भटक गए थे। एमंडसन बहुत थक जाता है, इसीलिए वो थोड़ी देर तक लेटने का डिसाइड करता है। लियो कुछ खाने पीने का इंतजाम करने के लिए वहाँ से थोड़ी दूर पर चला गया, पर वो बर्फीली हवाएं इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि एमंडसन जब कुछ मिनट्स बाद अपनी आंखें खोलता है तो उसकी बॉडी पूरी बर्फ से ढक चुकी थी। ये अच्छी बात होती है कि उसने काफी प्रैक्टिस की है ऐसे कंडीशन में खुद की बॉडी को रखकर, नहीं तो नॉर्मल इंसान होता तो वो मर ही जाता। लियो तो अपने भाई को ढूंढते हुए परेशान हो गया था क्योंकि बर्फ से ढकने की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे तैसे उसने एमंडसन की लोकेशन का पता लगाया और सीधा उसे बर्फ में से निकाल दिया। अब इस मोमेंट पर एमंडसन जब बाहर निकलता है तो वो हंसने लगा। कोई नॉर्मल इंसान रहता तो उसकी आधी से ज्यादा जान तो चली ही गई रहती, पर शायद एमंडसन ने कुछ तो महसूस किया था जो कि उसे बहुत ही ज्यादा सुकून दे रहा होता है। शायद उसे अंदाजा है कि वो रेडी हो चुका है उस खतरनाक प्लेस पर जाने के लिए। अब सिर्फ उसे एक मौका और अच्छी खासी फंडिंग चाहिए ताकि वो उस जगह पर पहुंच जाए। अब छोटे छोटे अचीवमेंट्स ने एमंडसन को काफी ज्यादा मोटिवेट किया आगे बढ़ने के लिए। उसने कई सालों में बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर किया। भले वो एग्जैक्ट नॉर्थ पोल पर नहीं पहुंच पाता, लेकिन उसके आसपास के महाद्वीप के इलाके उसने एक्सप्लोर किए और अब तो इतिहास के पन्नों में एमंडसन की भी छोटी छोटी खोज का नाम दर्ज होने लगा था। लियो ने बताया कि एमंडसन की खोज पर ब्रिटिश काउंसिल ने उसे अपने यहाँ बुलाया था स्पीच देने के लिए। एमंडसन ने वो सारे एक्सपीरियंस शेयर किए जो उसने इतने टाइम में एक्सप्लोर किए होते हैं। यहाँ तक कि वो कुछ बर्फीले वाले इलाके पर गया जहाँ ऐसे लोग पाए जाते हैं जिन्होंने अपने आप को उस एनवायरनमेंट के प्रति ढाल लिया, यानी वो मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं और बड़े बड़े बाल वाले जानवर पालते हैं ताकि वो बर्फ पर स्लाइड करते हुए चल सकें। अब एक तरीके से देखा जाए तो ये खोज बहुत यूनिक है क्योंकि अभी तक ऐसी प्रजातियों के बारे में नहीं पता चला है। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसे किसी नॉर्वे इंसान की तारीफ कर सकते हैं? उन्होंने सब कुछ खारिज कर दिया कि ये एक मनगढ़ंत कहानी है। ये सब हमारे लिए मायने नहीं रखता, सिर्फ नॉर्थ और पोल पे जो पहुंचेगा उसका ही नाम इतिहास में दर्ज होगा। यानी उन लोगों ने एक तरीके से एमंडसन के सारे खोज को खारिज कर दिया। एमंडसन को बुरा तो लगता है, लेकिन फिर भी उसे यहाँ पर आने का मौका मिला, उसमें ही वो खुश है। वो पूरी बैठक खत्म होने के बाद एमंडसन की मुलाकात स्कॉट नाम के एक वैज्ञानिक से होती है। वो भी एक खोज करता था जिसने पृथ्वी के कई सारे प्लेसेस को खोजा है। अब यहाँ बातों ही बातों में एमंडसन को ये पता चल गया कि स्कॉट नॉर्थ पोल पर जा रहा है, यानी दुनिया की सबसे ठंडी जगह पर। और अगर स्कॉट ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो उसका नाम सबसे पहले दर्ज हो जाएगा इतिहास के पन्नों में। अब ये चीजें एमंडसन तो नहीं चाहता था क्योंकि ये सपना उसने देखा होता है। उसके मन में बहुत ही ज्यादा उत्सुकता होने लगी और वो भी जाना चाहता था उस जगह पर, लेकिन उसके पास फिलहाल फंडिंग नहीं होती। तो इसीलिए एमंडसन जब वापस आया तो उसने ये सारी चीजें अपने भाई लियो से डिस्कस की। वो बार बार इंसिस्ट करने लगा कि कैसे भी करके हम पहले पहुंचते हैं, तब जाकर ही हम सबसे पहले इंसान कहलाए जाएंगे सबसे ठंडी वाली जगह पर। अब लियो के पास एक आइडिया होता है और वो अपने भाई के साथ उस मिशन पर जाना भी चाहता था, इसीलिए वो सबसे पहले मिशन पर जा रहे हैं। ये बातें ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं बताई। वो ये सारी चीजें सिर्फ एक एम्बेसडर के साथ डिस्कस करते हैं जो कि फंडिंग देने वाला था स्कॉट नाम के उस वैज्ञानिक को भी। पर लियो ने जाकर उस एम्बेसडर को बहुत अच्छी तरीके से समझाया और वो एम्बेसडर शायद एमंडसन की खोज से काफी खुश होता है, इसीलिए काफी रिक्वेस्ट करने पर वो उन्हें फंडिंग देने के लिए रेडी हो जाता है। यानी लियो और एमंडसन के पास सारे इक्विपमेंट्स होंगे नॉर्थ पोल तक पहुंचने के लिए। लेकिन उस एम्बेसडर की कुछ शर्तें थी जो उन्हें पूरा करनी होगी। उसने तो साफ कह दिया कि तुम्हें कुछ थियरीज प्रूव करनी होगी जो अभी प्रैक्टिकली अप्रूव नहीं हुई हैं, यानी विज्ञान के कुछ ऐसे रहस्य जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर ही जाकर प्रूव हो सकते हैं। तो अब होना क्या था, एमंडसन और लियो अपने लिए एक टीम तैयार करने लगे। ऐसी टीम जो खतरों से बिल्कुल ना डरे और दुनिया की सबसे ठंडी जगह पर आसानी से जा सके। अब यहाँ एमंडसन और उसके सभी साथी जब मिशन पर जाने की तैयारी कर रहे थे तभी अचानक उन्हें एक न्यूज के बारे में पता चला। उसमें साफ बताया गया कि एक ऐसी कंपनी है जिनके वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि वो नॉर्थ पोल पर जाकर आ चुके हैं। उन्हें नॉर्थ पोल के बारे में हर एक चीजें पता है। फिलहाल अभी तो उस चीजों के रिलेटेड कोई भी प्रूफ सबमिट नहीं किए गए, लेकिन इस खबर ने चारों तरफ तहलका मचा कर रख दिया था। सभी लोग जानना चाहते थे कि नॉर्थ पोल में आखिर ऐसा क्या है जिससे कि कोई अभी तक उसे एक्सप्लोर नहीं कर पाया। न्यूज में हर जगह पर उस कंपनी और उस आदमी
का नाम मेंशन है जो कि नॉर्थ पोल पर जाकर आ चुका है। अभी न्यूज सुनने पर एमेंडसन और उसके सभी साथी एकदम से उदास हो गए। इसका सबसे बड़ा झटका एमेंडसन को ये लगा था क्योंकि ये तो उसका सपना होता है और अगर दूसरा कोई नॉर्थ पोल पर जाकर आ चुका है तो वो क्यों जाए, उसे इतिहास में अपना नाम सेकंड नंबर पर नहीं डालना था। ऐसा लग रहा होता है कि एमेंडसन का सपना एकदम से टूट रहा है। कई दिनों तक तो ये सारी चीजें सोचने के बाद एमेंडसन सोता भी नहीं, लेकिन एक सुबह उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपने भाई से डिस्कस किया कि वो नॉर्थ पोल जाने के बजाय साउथ पोल जाए, क्योंकि अगर वो बात सच है कि कंपनी ने सच में नॉर्थ पोल एक्सप्लोर कर लिया है तो उस जगह पर वापस जाना समझदारी नहीं होगी। इसलिए प्लान ये है कि वो साउथ पोल की तरफ बढ़ेंगे। साउथ पोल भी उतना ही रहस्यमय था जितना नॉर्थ पोल है। लियो को ये बात समझ में तो आ जाती है, लेकिन वो कहने लगा कि एम्बेसडर इस बात को नहीं मानेगा। होता भी कुछ ऐसा ही है। जब ये चीजें डिस्कस की गई तो एम्बेसडर ने साफ कह दिया कि तुम्हें नॉर्थ पोल बन गया है, यानी जो पहले पहुंचेगा उसका इतिहास में नाम पहले दर्ज होगा। स्कॉट ने इससे पहले अंदाजा भी नहीं लगाया था कि एमेंडसन जो उसका एक स्टूडेंट रहा है वो उसी की खोज चुराने की कोशिश करेगा। यानी स्कॉट भी पीछे नहीं रहने वाला, वो भी अपनी पूरी कोशिश करेगा वहां पहुंचने के लिए। अब देखते ही देखते कई घंटे बीत जाते हैं और एमेंडसन और उसकी पूरी टीम काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी। अब सभी को पता था कि वो नॉर्थ पोल के बजाय साउथ पोल जा रहे हैं, इसीलिए एमेंडसन उनसे राय लेता है। वो पूछ रहा था कि भले ही उन्होंने एंड मोमेंट पे प्लान चेंज किया है, लेकिन कौन कौन उसका साथ देगा एंड तक। बाकी लोग तो अपना हाथ ऊपर उठाते हैं, लेकिन जॉन नाम का एक आदमी उस पर भरोसा नहीं कर रहा था। उसे तो साउथ पोल के बारे में कुछ भी नहीं आइडिया, क्योंकि उसने नॉर्थ पोल के बारे में स्टडी की है और इस तरीके से अचानक प्लान चेंज करने के कारण उन्हें कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं। लेकिन अब सभी लोग एमेंडसन के प्रति मंजूरी दिखा रहे थे, तो जॉन को भी प्रेशर के कारण उसमें एग्री करना पड़ता है। सब कुछ एकदम परफेक्टली होने के कारण आखिरकार वो अंटार्कटिका पहुंच जाते हैं। उस जगह पर अभी से ही ठंडी चालू हो गई थी, जबकि वो अभी तक पोल के पास पहुंचे ही नहीं है। उन्होंने अपने प्लान के अकॉर्डिंग सारी चीजें अरेंज करना स्टार्ट किया। एमेंडसन वही टेक्निक फॉलो करता है जो कि महाद्वीप के ऊपर उस बर्फीले वाले एरिया के लोग करते थे, यानी अपनी बॉडी को जितना हो सके उतना गर्म रखना और एनर्जी अच्छी तरीके से बचाना। पर अब यहाँ कुछ देर के अंदर वो मोमेंट आ ही गया जब वो बढ़ेंगे नॉर्थ पोल की तरफ। सबसे डरावनी बात यह है कि नॉर्थ पोल के करीब आज तक कोई जा ही नहीं पाया, इसीलिए अब वो सब कई दिनों के सप्लाईज अपने साथ रखकर आगे बढ़ने लग जाते हैं। एमेंडसन ने सभी को साफ इंस्ट्रक्शन दिए थे कि कोई एक दूसरे की मदद नहीं करेगा, सब अपनी अपनी देखेंगे और अगर बर्फ के अंदर कोई फंस जाए तो वो आसमान में फ्लेयर जलाएगा जिससे कि बाकी लोग वहां पहुंचेंगे, क्योंकि उनका मेन मोटिव है नॉर्थ पोल तक पहुंचना। अब ये सारी बातें जो एमेंडसन ने बताई हैं, यहाँ से उसका सेल्फिशनेस दिखाई देने लगा है, यानी वो सिर्फ अपने और अपने खोज के बारे में सोच रहा है। अब उन्हीं सारे रिसर्च के दौरान अचानक पता चला कि काफी बर्फीली हवाएं चलने लगी हैं। ये हवाएं इतनी तेज थी कि किसी को भी पीछे ढकेल देती। एमेंडसन और उसके कुछ मेंबर्स तो इसमें माहिर थे, इसीलिए वो उस तूफान से बच जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसी चीजों में फंसे रह गए। एमेंडसन तो पीछे भी नहीं मुड़ता उन्हें बचाने के लिए। इनफैक्ट वो वहां से चलते हुए वापस हाइडिंग एरिया पर आ जाते हैं ताकि तूफान चले जाए। उस बर्फीले तूफान के अंदर जॉन और एक लड़का फंसा हुआ था। अगर उस लड़के की मदद नहीं की जाती तो वो वहीं पर मर जाता, लेकिन जॉन ने कैसे भी करके उस लड़की को छोड़ा नहीं और उसे लेकर एक सेफ जगह पर आने लगा। लेकिन कभी इस कंडीशन में हम फंस जाएं जो कि बर्फीली जगह हो और वहाँ तुरंत ही स्नो का तूफान आने लगा हो। अब जॉन और उस लड़के की तरफ बाकी कोई हमारी मदद करने नहीं आया हो, यानी हमें अपना सर्वाइवल खुद ही करना है। बट उस जगह पर टेम्परेचर इतना कम है कि दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो कुछ सर्वाइवल टेक्निक्स क्या हैं जिससे कि हम ज्यादा टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं और उस जगह से निकल सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो अगर आप उस तूफान में फंस चुके हो जहां बर्फ तो बढ़ती ही जा रही है, तो हमारी बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर पर रखने के लिए हमें एक टेक्निक अप्लाई करनी है जो होती है एक गर्म प्लेस बनाने की। बहुत सारी प्रजातियां जो इसी तरीके के कम टेम्परेचर वाली जगह पर रहते हैं वो एक तरीके से छोटा राउंड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिन्हें इग्लू कहा जाता है। अब लिटरली इस पर विश्वास नहीं होता कि उतने कम टेम्परेचर में भले ही वो स्ट्रक्चर बर्फ से बनाई गई हो, अंदर जाने पर हमें गर्माहट महसूस होती है। तो अगर हम इग्लू किसी भी तरीके से बनाने में कामयाब हो गए उस बर्फ के अंदर तो हम बच सकते हैं। इसके लिए हमें जमीन के अंदर प्रॉपर खुदाई करनी होगी और अपने सोने के लिए एक जगह बनानी होगी। याद रहे पूरी बर्फ नहीं ढकनी है, आपको सांस लेने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़नी होगी और हमें ट्राई करना है कि हमें अपने बॉडी से ज्यादा हीट बाहर नहीं निकालनी है। हीट को बचाने के लिए एक पोजीशन आती है जिसमें कि हमें लेट जाना है और अपने दोनों पैरों को पास लेकर गर्दन के एरिया में हाथ रख लेने हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों का दावा है कि हमारे बॉडी में से सबसे ज्यादा हीट रिलीज हमारे गर्दन और हेड एरिया से निकलती है। तो उसे किसी भी तरीके से कवर कर लिया जाए जिससे कि हीट हमारे बॉडी में मेंटेन रहेगी। अगर इग्लू बनाकर इस पोजीशन में बैठे रहें तो हम कई दिनों तक सरवाइव कर सकते हैं। एक्सेप्शन की बात है कि आपके पास रिसोर्स है कि नहीं। अगर रिसोर्सेस नहीं है तो हमें ठंडे पानी में मौजूद मछलियों का शिकार करना होगा। इसके लिए हम एक रस्सी की मदद से कोई भी चीज उस पर लटका दे और पानी के अंदर डाले तो मछली अपने आप ही आ
जाएगी। लेकिन हमें इसका भी ध्यान रखना है कि जो बर्फ की परत झील के ऊपर बनती है वो कई जगहों पर नाजुक होती है और फिशिंग करते दौरान हम उसके अंदर भी गिर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। पर यहाँ जॉन जो कि उस लड़के को बचाकर अपने बेस कैंप पर लाया था वो तो सीधा एमेंडसन पर काफी गुस्सा होने लगा। वो एमेंडसन को एकदम सेल्फिश कहता है जो उन लोगों को इस तरीके से मरने के लिए छोड़कर चला आया। एमेंडसन ने ये साफ पहले ही बता दिया था कि सभी को अपनी प्रोटेक्शन खुद ही करनी होगी, कोई किसी के लिए डिपेंडेंट नहीं रहेगा। तब जाकर वो जॉन साफ कह देता है कि एमेंडसन को सिर्फ अपना और अपनी खोज करनी है, वो अपनी टीम के बारे में जरा भी नहीं सोचता। और हो भी क्यों ना, क्योंकि एमेंडसन को कंपटीशन वाले और उसके जो सपने को पाने की जिद थी उसने ही उसके बिहेवियर को चेंज कर दिया था। एमेंडसन तो जॉन की इन बातों से इतना गुस्सा हो गया कि नेक्स्ट डे वो मिशन में उसे साथ ही नहीं लेकर गया। जॉन का यही काम था कि वो इस जगह पर रहकर यहाँ का नक्शा बनाए। अगले दिन ये सभी लोग निकल पड़े थे अपने नॉर्थ पोल के डेस्टिनेशन की तरफ, लेकिन उस जगह पर पहुंचने के लिए उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना होगा। सबसे ज्यादा ठंड तो होगी ही, लेकिन वहाँ कुछ ऐसे डेडली प्लेसेस थे जहाँ से निकल पाना भी मुश्किल था। एमेंडसन और बचे हुए टीममेट्स अलग अलग जगहों पर अपने बंकर बनाते और वहीं पर रेस्ट करते हुए फिर अगले दिन आगे बढ़ते। धीरे धीरे उन्हें भी महसूस होने लगा कि टेम्परेचर कितना ड्रॉप हो रहा है, फिर भी एमेंडसन हार नहीं मानता और आगे बढ़ते रहता है। अब यहाँ एमेंडसन और उसके सभी साथी जब नॉर्थ पोल की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे थे तभी अचानक साइड वाली बर्फ एकदम से टूटने लग जाती है। उस जगह पर इतने बड़ी खाइयां थी कि अगर कोई ऊंचाई से गिरे तो उसका नामो निशान मिट जाए। बैड लक होता है कि उनका एक साथी और जितने भी खाने पीने के सामान वो कैरी कर रहे थे वो एकदम वहाँ से लटक जाते हैं और गिरने ही वाले थे। लेकिन अच्छी बात थी कि उन्होंने उन सारी चीजों से रस्सी बांध कर रखी होती है। सभी एक साथ फोर्स लगाते हैं, इसी वजह से उस रिसोर्सेस और लटके हुए आदमी को खींच पाए, नहीं तो उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं रहता। आगे का सफर और खतरनाक होने वाला है तो उन्हें और भी ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। एमेंडसन ने यहाँ सबसे अच्छी बात ये की थी कि उसने अपने सामान खींचने के लिए उन कुत्तों का यूज किया था जो दूसरे महाद्वीप के लोकल लोग यूज करते थे। यानी उसने उन सारे लोगों से काफी ज्यादा सीखा है कि कैसे इस जगह पर सरवाइव करना है। अगर वो खींचते तो उनके बॉडी की एनर्जी ज्यादा जाती और वो जल्दी थक कर हार मान लेते। सिर्फ इतनी बात नहीं होती, एमेंडसन ने तो ये भी डिसाइड किया था कि अगर वो पहुंच जाएंगे तो वो इतने सारे कुत्ते जो कि सामान लेकर आगे बढ़ रहे हैं उन्हें मारकर खा जाएंगे। यानी उन्हें कैसे भी करके अपने आप को सरवाइव करके रखना था और नॉर्थ पोल तक पहुंचना था। हमें तो थोड़ी देर में पता चला कि स्कॉट भी अपनी टीम के साथ उस जगह पर आ रहा है, यानी वो साउथ पोल पर जाने के बजाय नॉर्थ पोल आ रहा था। और स्कॉट तो अपना सामान आगे बढ़ाने के लिए मशीन्स का यूज करता है, जो कि ऐसी जगह पर एकदम बैड डिसीजन था क्योंकि नॉर्थ पोल का स्ट्रक्चर बाकियों से एकदम अलग है। खैर उन दोनों ग्रुप के बीच लगातार कंपटीशन जारी रहता है, पर अब ये बात क्लियर थी कि एमेंडसन और उसके सभी साथी नॉर्थ पोल के काफी क्लोज पहुंच गए। कुछ दिन तक वो अपना सर्वाइवल करते रहे और आखिरकार एमेंडसन ने जो बोला था वो करके दिखाया। यानी जब उन्हें पता चला कि वो नॉर्थ पोल के पास पहुंचने आए हैं तो उन्होंने सभी कुत्ते को मार दिया ताकि उनका मांस खा सके। इससे उनके अंदर एनर्जी बनी रहेगी और खाने पीने की सप्लाईसेस होते रहेंगे। जैसे तैसे वो आगे बढ़ते हैं और आखिरकार वो नॉर्थ पोल तक पहुंच गए। पर्वत की एकदम चोटी पर जाने के बाद जितने भी पहाड़ दिख रहे थे जो कि उन्होंने एक्सप्लोर किए हैं, एमेंडसन ने उनके नाम अपने सभी साथियों के ऊपर रख दिए। उन्होंने वो चीज करके दिखा दी है जहां आने से सभी डरते थे। सबसे पहले उनकी पूरी टीम ने नॉर्वे का झंडा लहराया जिससे ये डिक्टेट हो सके कि वही पहले यहाँ पर आए थे। ये बात पक्की है कि उन सभी का नाम इतिहास में दर्ज हो चुका है, लेकिन अब उस जगह से निकलना भी बड़ी समस्या थी। एमेंडसन ने एक रास्ता चुना था जाने के लिए जो कि सेफ है लेकिन लंबा है। वहीं स्कॉट ने तो एक शॉर्टकट रास्ता अपनाया था जिससे वो जल्दी पहुंच भी जाएगा और जल्दी घर भी चला जाएगा। एमेंडसन ने तो एक लेटर भी लिखा जो स्पेसिफिकली स्कॉट के लिए होता है और वो उसी जगह पर उस लेटर को छोड़कर जा रहा था। उस पर साफ मेंशन था कि अगर आप यहाँ पर आते हो तो सबसे पहले हमने ये डिस्कवर किया है और अगर आप एक सच्चे वैज्ञानिक हो तो ब्रिटिश काउंसिल को ये जरूर बताना। यानी एमेंडसन पूरी दुनिया को इससे बताना चाहता था कि नॉर्वे जैसे छोटी जगह से भी वैज्ञानिक निकल सकते हैं और वो भी उतनी कैपेबिलिटी रखते थे जितने बाकी सब रखते हैं। धीरे धीरे करके अब शहर में मौजूद सभी लोगों को इस बारे में पता चलने लगा। एमेंडसन के भाई लियो की भी फैमिली को जब ये चीज पता चली तो वो खुश हो जाता है। उसे पता था कि आखिर उसका भाई अपने सपने को अचीव करके रहेगा। शहर में जितने भी लोग एमेंडसन को बेवकूफ समझते थे वो अब उसकी इज्जत करने लगे होते हैं। हर तरफ ये न्यूज फैलती जा रही थी और एमेंडसन मानो एक सेलिब्रिटी बन गया था। सिर्फ सभी लोग उसके आने का वेट कर रहे थे ताकि उसका आदर सम्मान किया जा सके। स्कॉट को भी जब ये चीजें पता चली तो वो डिप्रेशन में चला गया था। उसे ये एक्सेप्ट नहीं कि उसका स्टूडेंट इतना बड़ा अचीवमेंट कर सकता है। स्कॉट ने भी साउथ पोल तक पहुंचने के लिए कई सारे रिसर्च किए थे, लेकिन अब ये चीजें एकदम से बेकार हो चुकी हैं।
लेकिन यहाँ एमंडसन और उसके सभी साथी जब वापस लौट रहे थे तो वो एक बड़ी तूफान में फंस गए। ये तूफान इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसके अंदर एक एक लोग मारे जाने लगे, लेकिन वापस सिर्फ एक ही आदमी लौटता है और वो था एमंडसन। यानी उसने अपनी टीम की बिल्कुल फिक्र नहीं की और खुद बचकर आ गया। कुछ समय बाद का मोमेंट दिखाया जाता है जहाँ पर एमंडसन को ब्रिटिश काउंसिल इनवाइट करती है। उन्हें पता था कि एमंडसन ने काफी बड़ी खोज की है, लेकिन वहाँ उसकी तारीफ करने के बजाय वो उसकी बेइज्जती करने लगे। ब्रिटिश काउंसिल मानती है कि स्कॉट जो उनका मेंबर है उसने ही सबसे पहले वो खोज की है। एमंडसन तो वहाँ से सिर्फ अकेला लौटा, बाकी टीम मेंबर्स उसके मर गए। तो अब उनके टीम मेंबर की मौत का जिम्मेदार एमंडसन को ही ठहराया जाने लगा। एमंडसन ये पूरी बेइज्जती सह लेता है। अब उस पार्टी में एमंडसन की मुलाकात लुइस नाम की एक लेडी से हो रही थी। लुइस वहाँ के एक एम्बेसडर की वाइफ होती है और पता नहीं क्यों एमंडसन को उसमें इंटरेस्ट आने लगा। लुइस और एमंडसन एक दूसरे को जानने लगे और उनके बीच नजदीकियां बढ़ने भी लगी। कुछ ही दिनों के अंदर नॉर्वे में एक बड़ी सी फंक्शन रखी जाती है एमंडसन के लिए, क्योंकि उसने इतनी अच्छी खोज जो की है। डिनर के दौरान एम्बेसडर सभी के सामने ये अनाउंस कर देते हैं कि ये एमंडसन की पहली खोज नहीं है, बल्कि वो तो अब नॉर्थ पोल की तरफ भी जाएगा और जितने वैज्ञानिक थियरीज मौजूद हैं उसे कंप्लीट करेगा। एमंडसन के पास अब कोई रास्ता नहीं था ना करने का। उसके मन में अब एक लालच भर गया था। साउथ पोल को एक्सप्लोर करने के बाद उसके मन में कोई सपना नहीं, बल्कि वो एक जिद बन गई थी जो उसके सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच में आ रही थी। इसीलिए एमंडसन ने इस मिशन के लिए हाँ कर दी। कुछ समय बाद जब एमंडसन को उस मिशन के लिए निकलना था तो लुइस एमंडसन को ना जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो उसके साथ शादी करके जिंदगी बिताना चाहती थी। पर एमंडसन उसे विश्वास दिलाता है कि वो वापस लौटेगा और फिर वो साथ रहेंगे। जल्द से जल्द उस मिशन के लिए फंडिंग इकट्ठा की गई और इस शिप को तैयार किया गया। ये शिप सीधा बर्फीले पानी के रास्ते से होते हुए नॉर्थ पोल तक जाएगी और अगर एमंडसन ने नॉर्थ पोल का भी खिताब अपने नाम कर लिया तो वो दुनिया में फेमस हो जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों एमंडसन को धीरे धीरे इस मिशन से चिढ़ होने लगी थी। वहाँ पर जितने भी लोग थे वो कर्ज में डूबे हुए होते हैं और जो मनी उनके पास बची हुई थी उन्होंने इस मिशन पर लगा दी। यानी अगर ये मिशन कंप्लीट नहीं हुआ तो वो सब ऐसे ही मर जाएंगे। धीरे धीरे दिन बीतता चला गया और एमंडसन के अंदर से वो उत्सुकता ही चली जाती है इस मिशन के प्रति। उसे लग रहा था कि वो फोर्सफुली ये मिशन कर रहा है जिसमें रिस्क इतना ज्यादा है कि वो बच ही नहीं सकते। कुछ समय तक एमंडसन ने अपने मन को समझाया और आगे बढ़ते रहा अपने साथियों के साथ। पर कहते हैं कि ईगो अगर इंसान की चाह के आड़े आ जाती है तो वो तबाह हो जाता है। वैसा ही शायद एमंडसन के साथ होने वाला था। एक समय पर तो उसके ऊपर बर्फीले भालू ने भी हमला किया जिससे वो बाल बाल बचता है, नहीं तो उसकी जान वहीं पर चली जाती। अब एक दिन अपने शिप में आगे बढ़ते दौरान मेंबर्स बताते हैं कि कुछ लोग शिप में घुस गए। ये वहाँ पर रहने वाले लोकल लोग हैं जिनकी एक बेटी बीमार हो चुकी है, तो शायद वो सब यहाँ पर मदद के लिए आए हैं। एमंडसन से जितना हो पड़ रहा था उसने उन लोकल लोगों की मदद की और उन बच्चियों को ठीक कर दिया। वो लोकल लोग कुछ समय उसी शिप पर रहते हैं और एमंडसन तो मानो उन लड़कियों से एकदम कनेक्ट हो गया था। वो उन्हें अपनी बच्ची की तरह मानता और उनके साथ खेलता कूदता और मजे करता। पर अब उसका मिशन से पूरा कंसंट्रेशन हट गया था। अचानक उसके दिमाग में कुछ आइडिया आया और वो फिलहाल बाकी लोगों के भरोसे वो मिशन छोड़कर वापस नॉर्वे आ जाता है। एमंडसन ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि ये मिशन नहीं हो सकता, लेकिन हम अगर एक प्लेन की मदद से ये करें तो ये पॉसिबल है। यानी एमंडसन चाहता था कि वो नॉर्थ पोल किसी प्लेन की मदद से जाए, लेकिन इसके लिए उसे फंडिंग की जरूरत होगी ताकि वो एक प्लेन खरीद सके। कुछ ही समय के अंदर न्यूज आती है कि जो शिप नॉर्थ पोल के मिशन पर गई थी वो पूरी तरीके से डूब चुकी है पानी में। यानी एमंडसन को पता था कि वो सब बचने नहीं वाले, फिर भी वो उन्हें बचाए बिना खुद वापस आ गया। इतना बड़ा सेल्फिश किसी ने नहीं देखा होगा जो कि एमंडसन के मन में भर गया है। यहाँ तक कि वो लोकल लोग भी शायद अब तक खत्म हो चुके होंगे। पर यहाँ एमंडसन को सिर्फ अपने प्लेन के लिए पैसे चाहिए थे। वो सीधा अपने भाई लियो के पास चला गया कुछ पैसे जमा करने के लिए, पर लियो को भी अंदाजा था कि एमंडसन बदल चुका है तो उसकी कोई भी मदद नहीं करता। धीरे धीरे कैसे भी करके एमंडसन ने अपनी सारी प्रॉपर्टीज बेचकर एक प्लेन खरीद ही लिया। वो तो एक टीम बिल्ड करता है जो उसके साथ नॉर्थ पोल के सफर पर जाएगी। तुरंत ही उसने उड़ान भर ली और लगातार आगे बढ़ता रहा। पर ऑब्वियस बात है कि बुरे इंटेंशन से किए गए चीजें कभी पॉसिबल नहीं होती। उनका प्लेन इतनी ज्यादा ठंड सह नहीं पाता और क्रैश लैंड हो जाता है। ये वही कहानी की शुरुआत वाला सीन है जहां एमंडसन और उसके साथी प्लेन से क्रैश हो जाते हैं। नॉर्थ पोल वाला एरिया बहुत दूर था और उनके पास कोई इक्विपमेंट्स भी नहीं है। बेचारे अब पूरी तरीके से वहां पर फंस चुके हैं। दुनिया वालों को लग रहा था कि एमंडसन और उसके साथी मर चुके हैं उस हादसे में, लेकिन अभी उन्हें बहुत कुछ सफर करना था अपने बुरे काम के लिए। लेकिन एमंडसन अपने साथियों के साथ एकजुट होता है और फिर पहले की तरह उस प्लेन को ठीक करने लगता है। बाकी दुनिया यही मान चुकी थी कि वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन कुछ महीनों की मेहनत के बाद उन्होंने प्लेन ठीक कर ली और नॉर्थ पोल से होते हुए वो वापस आने लगे। जैसे ये खबर सभी को मिलती है कि एमंडसन ने नॉर्थ पोल भी कवर कर लिया है और वो वापस आ चुका है अपने साथियों के साथ,
तब लियो के साथ सभी लोग शॉक हो गए। इतने साल बीतने के बाद एमंडसन बूढ़ा हो चुका था। कंट्री में उसकी इज्जत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसे प्रेसिडेंट के लेवल का समझा जाने लगा। पर एमंडसन इस समय अपने भाई को भूल चुका था। वो किसी को भी क्रेडिट नहीं देता अपने इस बड़े अचीवमेंट का। इनफैक्ट उसने तो एक किताब भी लिखी जिसमें वो पूरी चीजें अपने बारे में ही बताता है। ना ही उसने अपने भाई का मेंशन किया और ना ही एम्बेसडर का जिसने फंडिंग की थी। यानी वो और ज्यादा सेल्फिश बन गया था। बट जैसे जैसे समय बीतता गया उसे अपने ऊपर घिन आने लगी। इसीलिए एक मोमेंट ऐसा आया जब एमंडसन निकल पड़ा प्लेन लेकर उसी अंटार्कटिका की बर्फीले जगहों पर। वहाँ पर वो अपना प्लेन क्रैश करता है और अपनी आखिरी सांसें लेता है। यानी उसका अंत भी उसी जगह से हुआ जिसकी खोज उसने की थी। हमारी भी ये दर्दनाक कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।